हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको ईवीएस जो कराऊंगा ना, इस बार हम है ना ईवीएस की जो करेंगे वो एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी जो तीसरी चौथी पांचवी से आपकी स्टार्ट है आपकी ईवीएस, वो पूरा का पूरा ईवीएस का कंटेंट पूरी बुक में आपको दिखाऊंगा और वहाँ से हम किस प्रकार की तैयारी करेंगे, वहाँ से जो से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको सारी की सारी विषय वस्तु में, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें हाईलाइटेड कर रखी है, उनको मैं समझाते हुए आपको आगे चलूंगा। ओके, तो ये आपका ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं हम आज तीसरी क्लास का, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली जितने चैप्टर हो सके उतने चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। कम से कम एक वीडियो में 3 चैप्टर तो जरूर क्लियर करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो सके। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो तीसरी क्लास की ईवीएस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने देखो, ये रहा आपका पूरा विषय सूची, यानी कि जो कंटेंट है तीसरी की क्लास की बुक में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ईवीएस की बुक कौन से क्लास में नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बच्चे उस चीज़ के विषय वस्तु को समझने के लिए पूरे कैपेबल नहीं होते। उनको अलग विषय में ना देकर किसी और सेपरेट बुक में ही उसको इकट्ठा करवा दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। चलिए कंटेंट की बात कर लें तो ईवीएस की थर्ड क्लास की जो बुक है उसमें टोटल 24 चैप्टर हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, शुरू के 5 चैप्टर ये रहे आपके यहाँ पर बोल रखा है, डाल डाल पर ताल ताल पर, दूसरा पौधों की परी, तीसरा पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल और छोटू का घर। ऐसे करके पूरा ये आप कंटेंट दे सकते हो ताकि आपको पता चल सके आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो तीसरी क्लास की ईवीएस की बुक में टोटल 24 चैप्टर हैं। तो इसमें से हम कम से कम आज 3 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करें तो हमारा 6-7 दिन के अंदर अंदर आपका ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि मुश्किल से 1.5 से 2 महीने कम लगेंगे और आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि आपका डाल डाल पर ताल ताल पर। तो ये रहा आज का अपना पहला चैप्टर, डाल डाल पर ताल ताल पर। ओके, अब ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर है ना जो कंटेंट होता है ईवीएस का 15 नंबर का वो भी तैयार होगा यहाँ से, और ईवीएस की पेडागोजी जो 15 नंबर की होती है वो भी तैयार होगा यहाँ से। सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, इसलिए मैं आपको इस बार एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार ईवीएस पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट हाईलाइटेड देखो यहाँ पर ये रहा आपका, कि बोल रखा है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्ययन से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपका एक अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, समझाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, किताब में लिखी हुई चीज़ों को ही केवल नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कक्षा में बैठा कर ना केवल पढ़ाना चाहिए बल्कि उन्हें बाहर भी ले जाया जाना चाहिए, दुनिया का उनका अवलोकन भी करवाया जाना चाहिए। ओके, जो कि अधिकतर आप देखते हो कि किताब में लिखी हुई चीज़ों को हमें क्या करना है, अपनी असल ज़िंदगी में बाहर की दुनिया से कोरिलेट करते हुए, समझाते हुए चलना है। तो ये देखो पहला पॉइंट ही आपका किस चीज़ का आ गया, पेडागोजी का। जैसे कि देखो पूरे का पूरा जो इन्होंने एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम दे रखा है कि कैसे कैसे डाल पर अपनी चींटियां हैं, बंदर है, अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में बता रखा है। तो ये जीव जंतु केवल हमें बुक में ही नहीं देखना, बल्कि बाहर की दुनिया में ले जाकर बच्चों को दिखाना है और समझाना भी है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को केवल बुक तक ही सीमित ना रखा जाए, बाहर की दुनिया से भी उनको सीखने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपका एक पेडागोजी पॉइंट दे रखा है कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर जैसे कि कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदियों के लिए किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो कि यहाँ भैंस भी है, कछुआ भी है, बगुला भी है, मेंढक भी है, पानी के भी जीव हैं और ज़मीन के भी जीव है, जैसे कि बकरी वगैरह भी है। तो इन सभी चीज़ों को बच्चे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं, ना कि कीड़ों को कीड़ा, पक्षी को पक्षी, स्तनधारी को स्तनधारी। ऐसा बच्चे यहाँ पर नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे क्या हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, इसलिए इन सभी चीज़ को एक चीज़ में मैनेज कर लेते हैं, वो जानवर बोल के। ओके, आगे बोल रखा है, इस उम्र के में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का
अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। देखो मैंने अभी आपको वही चीज़ समझाई कि बच्चा है ना अलग अलग चीज़ों को नहीं समझ सकता कि कीड़े मकोड़े में कौन आते हैं, सांप में कहाँ आते हैं, छिपकली कहाँ आती है, भैंस किस में आते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग, जैसे कि आप कीड़े पक्षी स्तनधारी हम तो समझ लेते हैं, लेकिन बच्चा कौन सी क्लास में है, तीसरी क्लास में। कितने वर्ष का हो सकता है बच्चा, 8 वर्ष का हो सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पर ये बच्चा इन चीज़ों को ना समझकर वो सारी चीज़ को किससे कोरिलेट करता है, एक शब्द जानवर से। तो उसी चीज़ को समझने के लिए बच्चे को ऐसा करता है, और बाद में उसको इकट्ठा करने के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। ओके, पेडागोजी यहाँ पर टर्म दे रखी है, कोई बात नहीं, पेडागोजी टर्म भी हम आपको समझाते हुए चलूंगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपका एक और पेडागोजी आ रखा है टर्म। देखो क्या लिख रखा है, जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। मतलब बच्चे को यहाँ पर देखो, बच्चे का रंग, जो जानवर होता है उसका रंग, रूप, चाल, आवाज़ जो होती है वो बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो उसी के अनुसार आप बच्चों को समझा सकते हो कि जलीय जीव कौन से होते हैं, स्तनधारी कौन से होते हैं, पक्षी किन्हें कहा जाता है, कीड़े मकोड़े किन्हें कहा जाता है, क्योंकि सब चीज़ों की क्या होती है, आवाज़ अलग अलग होती है। इसलिए बच्चे को अगर पूछा जाए कि विविधता किस प्रकार से समझाना चाहिए, तो रंग, रूप, चाल, आवाज़ के अनुसार बच्चे को उन चीज़ों की विविधता का सिखाना हम शुरुआत कर सकते हैं। साफ लिख रखा है यहाँ पर कि विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने का वर्गीकरण की शुरुआत होती है यहाँ से। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आगे की तरफ दे रखा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कुछ जिसे आप बोल सकते हो, दोहा बोल सकते हो, या फिर हमारे जो कविताएं लिखी रहती थी वो बोल सकते हो। आपकी कुछ यहाँ पर 6 लिखी गई हैं जिन्हें हम पहेलियाँ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हाईलाइटेड पॉइंट में बोल रखा है कि पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुए से है। कहानी सुनकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो छठा पहेली कौन सी है, तो छठा पहेली ये है कि धीमे चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। तो ये कौन सा है, आप सभी को पता, हमने पंचतंत्र की कहानियां तो या फिर कहीं ना कहीं टेलीविज़न में पढ़ा है। कछुए और खरगोश की कहानी के बारे में कहा गया है। तो ये कहानी किस चीज़ से ली गई है, पंचतंत्र की कहानी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि खरगोश और कछुए की कहानी कौन सी किताब का है, तो ये पंचतंत्र की कहानियों की है। ओके, वैसे कुछ और पहेलियाँ जैसे कि देख सकते हो कि बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं, या फिर टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ऐसे करके अलग अलग आपकी पहेलियाँ दे रखी है, और सभी को पता हम बचपन में सारी चीज़ें पढ़ते थे। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट में ध्यान रखने की बात यह है कि खरगोश और कछुए की कहानी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र की बुक से ली गई है। आगे चलें तो आपके आगे यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है आपका पेडागोजी टर्म का कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधि जैसे कि उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि अलग अलग अंगूठों के निशान हैं, उंगलियों के निशान से कुत्ते, तितली, मोर वगैरह बनाए गए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर जो भी आपकी सृजनात्मक गतिविधि है, मतलब जो भी उसके क्रिएटिव थॉट्स हैं, थिंकिंग है, उन चीज़ों को उभारने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चे के अंदर जितनी भी सृजनात्मक गतिविधियां हैं उनको बाहर लाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे की ओर लाना चाहिए। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कुछ और पॉइंट है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पर बच्चों को क्या प्रेरित कर रहे हैं हम कि जानवरों को ध्यान से देखें और मन में उनका चित्र बनाएं कि बच्चा जो जानवर है वो किस प्रकार का है। जैसे कि एक चिड़िया होती है वो कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, अलग अलग प्रकार से बच्चे अपने मन में इन चीज़ों को जाने, जिससे बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी और उस चीज़ को वो समझ पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कोई आपका पॉइंट है तो है आपका जिक्सो का खेल। एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। सबसे पहले तो जिक्सो होता क्या है वो पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं
कि उनको मिलाने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, लगता है। तो आप सभी को पता है जिक्सो एक छोटे छोटे पजल की चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा फॉर एग्जांपल की तरफ से। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर जो ये वाइट वाइट लाइन दिख रही है ना, ये अलग अलग टुकड़े होते हैं, इनको अलग से जोड़ना होता है। जोड़कर जैसे कि आप देख सकते हो एक सीनरी बनाई गई है मोर के द्वारा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जिक्सो का एक तरीके का चित्र होता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसमें बच्चों को जोड़कर ये चित्र बनाना होता है, जिसमें क्या लगता है, दिमाग ज़्यादा लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर जोड़ने सीखते ही वो सारी चीज़ें इसी प्रकार से वो सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, देखिए, यह गतिविधि चीजों को क्रमांक अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रमांक में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे कि चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। अब जैसे कि पजल में है, आपका पजल में है, पास में आपका फॉर एग्जांपल यहाँ देखो मोर पास में है और पेड़ की पत्तियां थोड़ी दूर हैं तो छोटी हैं, मोर बड़ा दिख रहा है। तो इसी प्रकार से चूहा जो होगा वो अगर आगे है तो वो छोटा भी दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है। सांप अगर पीछे है तो वो छोटा या बड़ा भी दिख सकता है। इसलिए इन चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों को हमें इस चीज़ के प्रति आपको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा जिक्सो का खेल उसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा है तो ये लास्ट पॉइंट है। आगे क्या बोल रखा है, जिक्सो के बारे में लिख रखा है कि जिक्सो ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो, जो कि आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधि करने का मौका दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसमें ऐसा ना हो बिल्कुल सीधे सीधे टुकड़े और लगा दिए आसानी से जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन होना चाहिए, ज़्यादा भी कठिन नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की गतिविधियों को बच्चों को करवाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य करने से बच्चों में क्या होती है, संवेदनशीलताएं बढ़ती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, जो कि क्या करते हैं हम उनकी इस प्रकार के काम करने पर हमें क्या करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका पहला चैप्टर। चलिए दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। चलिए सेकंड चैप्टर है हमारा, नाम है उसका पौधों की परी। अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, छुपन छुपाई और अंतराक्षरी। अब ये है क्या, तो ये भी आप हमको पता है कि हमने बचपन में कभी ना कभी ये खेल खेला है, जो कि छुपन छुपाई और अंतराक्षरी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ में जो चैप्टर का नाम है पौधों की परी, ये भी एक प्रकार का खेल है। जैसे कि नीचे डायग्राम दे रखा है आपका कि बीच में एक टीचर बैठी है। अगर हम इस चैप्टर के अनुसार बात करें तो बीच में जो बैठी है महिला, इनको ये दादी बोलते हैं, और बाकी बच्चों को ये जो दादी है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें करने के लिए कहती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेड़ को पकड़ो जिसकी जो तने हैं वो पतली हैं, तो बच्चे जाकर उस पेड़ को ढूंढते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही खेल चलता रहता है। जो दादी बोलती है वही कहलाती है, जो बीच में जो पूरी की पूरी बात बोलती है, जैसे कि टहनी को पकड़ो जिसकी टहनी पतली है, तो वो क्या कहलाती है, वो पौधों की परी कहलाती है, और बाकी उसकी कहना मानते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा खेल पौधों की परी कहलाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट ले रखा है कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है जो कबड्डी खेल है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई उसे हुत्तुत्तू कहता है, कोई छू किटकिट कहता है, तो अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, जिससे बच्चे में क्या होती है, अलग अलग भाषा के प्रति उसकी संवेदनशीलताएं बढ़ती हैं और उसको जानकारी मिलती है। इसलिए बच्चों से इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो नीचे लिख रखा है कि बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। जैसे कि बीच में जो दादी बैठी हुई थी, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, बीच में जो दादी बैठी हुई थी ये बच्चों को बोलती थी कि हम ऐसे ऐसे करो, जैसे कि उन पेड़ को चुनो जिसकी पत्ती क्या है, नोकीली है, तो वो बच्चे उस पेड़ को ढूंढने लग जाते थे। या फिर बीच में कभी फिर बोलती थी कि उन पेड़ को चुनो जिनकी पत्ती गोल है, तो ये जो बीच में जो बैठी थी इसी को ही पौधों की परी कहा जाता था, और बाकी बच्चे इनकी बातें सुनते थे। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार दादी पौधों की परी ना बने, बल्कि बच्चों को भी पौधों की परी बनने का मौका दिया जाए, क्योंकि बच्चे भी क्या करेंगे, वो अलग अलग प्रकार की सोच के अनुसार फिर वो भी
इच्छा के अनुसार जो उनके मन में चल रहा है वो सामने बच्चों के सामने प्रकट करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें करो। तो बच्चा क्या करेगा, अपने अंदर उसकी विविधताएं को देखकर, क्योंकि बच्चे के अंदर ये जानकारी होगी कि इसकी पत्तियां गोल हैं, किसके पत्ते तने पतले हैं, उन चीज़ों को देखकर वो छूने के लिए कहेगी। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा वो जो पौधों की परी बनी हुई है वो हर किसी को बनने का मौका दिया जाए, ताकि बच्चे हर पौधों का वर्गीकरण क्या कर सकें, खुद चुन सकें, खुद उस चीज़ को सीख सकें। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, बच्चों को खुद सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर इसका ये था। जैसे कि नीचे देख सकते हो पत्तों का वर्गीकरण करा गया है। किसी की पत्ती लंबी है, किसी की पत्ती गोल है, किसी की पत्ती चौकोर है, किसी की पत्ती कांटेदार है। तो पत्तों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर पौधों का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोल रखा है कि अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह, बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अध्यापक हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो पत्ते गिरे हुए हैं उन पत्तों को इकट्ठा करें और वो जानने की कोशिश करें कि ये पत्ते जो हैं वो किन पौधों के हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गिरे हुए पत्तों की बात करी गई है, पत्तों को तोड़ने की बात नहीं करी गई है, ताकि पर्यावरण को, पौधों को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पत्ते के ऊपर पूरी की पूरी एक कविता लिखी गई है। कविता से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कभी भी ऐसा पूछा नहीं जाएगा उस चीज़ के बारे में। ओके, बाद में बस कभी कभी आपको कविताएं दे दी जाती हैं कि इस कविता में से क्वेश्चन ढूंढो, तो वो आसानी से मिल जाते हैं। ओके, चलिए आगे पॉइंट में चलते हैं कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करवाने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा गया है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। तो आपसे पूछा जाए कि कविता कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो गाने के साथ गाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम उसको पढ़ने लग जाएं, ऐसे हमें पढ़ना चाहिए कि जैसे हमें क्या कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं। ओके, सुर ताल में। तो वैसे बच्चों को पढ़ना भी अच्छा लगता है और उस चीज़ को समझ भी जाते हैं, उनके माइंड में वो सारी चीज़ें आ भी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखो लिख रखा है कि कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे कि नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। अब ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके ऐसे हैं जो कि कीड़ों से बचाने के लिए सुगंधित आपके यहाँ पर करते हैं या फिर इनका मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन पत्तों के नामों को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स दिखा रखी हैं। क्यों ये पेंटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके एक मशहूर कलाकार थे जिनका नाम था विष्णु चिलकर। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये आपके ऐसे कलाकार थे जो कि सूखों पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करते थे, मतलब चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उनसे ही प्रेरित है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने गिरे हुए पत्तों से क्या बना रखा है, हाथी बना रखा है या चूहा बना रखा है या फिर आपकी चिड़िया बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि किसने करा है, वो विष्णु चिलकर ने करा है। कहाँ पर रहते थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश में रहते थे। क्या करते थे, तो सूखे पत्तों से वो बढ़िया चित्र बनाते थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला ये आपका कंटेंट का हो गया और अब तक हमने जो पॉइंट पढ़े वो सारे पेडागोजी के हो गए। ईवीएस की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का यही फ़ायदा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे चलें तो आगे पॉइंट में यहाँ पर आपको कुछ लिख रखा है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता उनसे जुड़े अनुभवों या फिर अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनकर विकसित करें। अब यानी कि यहाँ पर देखो सोचने की बात है, क्या बोल रखा है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के जो किसान हैं, माली हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ में उन्हें पेड़ पौधे के लिए क्या करना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर विकसित करनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट और लिख रखे हैं मैंने आपके कि किसी बुजुर्ग से पता करो कि कोई ऐसा पौधा है या कोई ऐसा पेड़ है जो उनके समय में था और अब वो नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से क्या होगा, आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो पेड़ पौधे के प्रति हमारी जागरूकता कितनी है वो ज़रूरी है, और दूसरी जो लुप्त हो चुके हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बोल रखा है कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें।
उसे पानी दें, उनकी देखभाल करना, उनको बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। पेडागोजी में आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखा होगा कि बच्चे को एक पौधे की जानकारी देने के लिए, पौधे के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनको एक पौधे को अपने से रिश्ता बनाने के लिए कहना चाहिए, उनको अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे वो उन पौधों को पानी भी देंगे, उसकी देखभाल भी करेंगे, उसकी बारीकी से जांच भी करेंगे। ओके, तो इससे प्रति क्या होगा, बच्चे के प्रति, पौधे के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी हमारा अच्छा होगा। देख सकते हो क्वेश्चन डायरेक्टली किस प्रकार से पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कुछ नहीं है, ये था आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना थर्ड, पानी रे पानी। नीचे की ओर आए तो पहला कविता के साथ स्टार्ट हो रहा, जो कि श्री प्रसाद की कविता है। पहला पॉइंट देखा जाए तो लिख रखा है कि अपने या फिर आपके इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहने के तात्पर्य यहाँ पर ये है कि बच्चों को किसी समुदाय के लिए, दूसरों धर्म के लिए उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, उनके प्रति सम्मान बढ़ाया जाए। तो उनके इलाके में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि पारंपरिक है, उनकी परंपराओं से जुड़ा है, उन चीज़ों को क्लास में अपनाना चाहिए और बच्चों के साथ उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, ताकि बच्चे को उसका क्या हो, उसके प्रति कला, उसकी समुदाय के प्रति उनका लगाव बढ़े और साथ ही साथ में उनका ज्ञान बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नीचे देखो यहाँ पर लिख रखा है कि किसके लिए कितना पानी, जो कि नहाने के लिए, पीने में, धोने में, या खेत में पानी देने के लिए, या फिर आटा गूंदने के लिए। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि पानी के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कहाँ से मिलता है पानी। डायरेक्टली एक बार पूछा जा चुका है कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये आपके कुछ 10 स्रोत दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक्स में, जैसे कि झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाका और गर्म स्रोता। अब यहाँ पर ये टाका जो लिख रखा है उसका मतलब क्या है, तो ये एक तरह से रेगिस्तानी कुआं होता है, जो कि बारिश के दिनों में बारिश को इकट्ठा कर लिया जाता है और सूखे के दिनों में उस कुएं के अंदर से पानी निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये 10 प्रकार की प्रमुख है पानी के स्रोत जहाँ से हमें पानी मिलते हैं। और साथ ही साथ में आप एक और याद रख सकते हो, चश्मा, जो कि पहाड़ी इलाकों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहाड़ के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को ही चश्मा कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ थे आपके जहाँ से पानी के स्रोत होते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषय के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, गांव इलाकों में सबों ने अपना अपना इस कुआं बांट रखा होता है कि इस इलाके में यहाँ पर ये धर्म वाले पानी लेंगे या ये वाले धर्म वाले पानी नहीं ले सकते। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमें भेदभाव के प्रति क्या कर सके, उन्हें प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सके, उनकी ये जो छुआछूत की बीमारी है उसको दूर कर सके। ओके, इस बारे में बच्चे के साथ जागरूकता में बढ़ाई जानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट आपके दे रखे हैं कि पानी हम किस चीज़ में इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो बाल्टी हो, नलकूपे हो या कोई और चीज़ हो। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखो एक डायग्राम दे रखा है और लिख रखा है छुटकी आपका चकराई। ये छुटकी चकराई क्या होता है, तो एक तरीके से नियम है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ऊपर के 2 गिलास है जो कि स्टील के गिलास में आम का पाना दिया गया है, लेकिन छुटकी जो है वो कहती है मुझे स्टील के गिलास में नहीं, कांच के गिलास में चाहिए। तो कांच के गिलास में जब देता है तो छुटकी फिर लेने से मना कर देती है, बोलती है मुझे तुम छोटे गिलास में दे रहे हो। तो वो छोटे और बड़े गिलास का, जो कि आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, विकेंद्रीकरण, उसको ईवीएस में क्या कहा गया है, छुटकी चकराई कहा गया है उस नियम को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो लिख रखा है, छुटकी चकराई वाले क्रियाकल्प को करके दिखाएं, बच्चों को क्रियाकल्प करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने जैसे ये आया है कि स्टील के गिलास लंबा था लेकिन पतला था, कांच का गिलास चौड़ा था लेकिन छोटा था, तो वहाँ पर छुटकी ने क्या कहा, मुझे तुम छोटे गिलास में दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें समझाना चाहिए बच्चे को कि छोटी चीज़ में भी सामान ज़्यादा आ सकता है अगर वो चौड़ा है गिलास तो। ओके,
चलिए नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, हो गया आपके थर्ड चैप्टर भी खत्म। ओके, तो ये था दोस्तों आज के शुरू के 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने, जो कि मैं हाईलाइट क्रेडिट करके लाया था ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ओके, बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सर ये ईवीएस की जो एनसीईआरटी से आप पढ़ा रहे हो इसको ऐसे ही आप कंटिन्यू रखो, तो हम इसी चीज़ को सीरीज़ को कंटिन्यू आगे लेकर चलेंगे। ओके, आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।